मॉस्को 8 मई 2025। चीनी नेता को ले जा रहा विमान रूसी जमीन पर उतरता है। शी जिनपिंग विमान से उतरकर क्रेमलिन महल की ओर बढ़ते हैं, जहां वे पुतिन से मुलाकात करेंगे। अब तक तो सब ठीक है ना? आखिरकार वे बड़े सहयोगी हैं। दोनों ने घोषित किया है कि उनकी साझेदारी असीमित है। पुतिन, उन्होंने शी को अपना प्रिय मित्र बताया है। शी ने पुतिन को पुराना साथी कहते हुए जवाब दिया। यह वर्तमान समय में विश्व के सबसे बड़े गठबंधनों में से एक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सार्वजनिक दोस्ती के दिखावे के पीछे एक बिल्कुल अलग हकीकत छुपी है, और अगर यह सब सिर्फ एक दिखावा हो, इस वीडियो में मैं आपको एक अलग नजरिए से वास्तविक परिस्थिति दिखाऊंगा और तुम समझ जाओगे कि चीन और रूस के इस गठबंधन के पीछे असल में क्या है। चीन और रूस के बीच वास्तविक घटनाक्रम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात अधिकांश लोगों की नजरों से ओझल हो गई है। मैं एक ऐसी घटना की बात कर रहा हूं जो 27 फरवरी 2022 को हुई थी। इस तारीख को ध्यान में रखें, यह पहेली की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस दिन ठीक 3 दिन बाद जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, मॉस्को की सत्ता के गलियारों में कुछ असाधारण हुआ। एफएसबी, जो रूस की मुख्य सुरक्षा एजेंसी है, ने एक अति गोपनीय काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का कोड नाम था इंटेंटे क्वात्रो। इस शब्द को समझौता, संधि या गठबंधन से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि स्पष्ट है, यह नाम संयोग से नहीं चुना गया था। यह रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती के लिए एक व्यंग्यात्मक संदर्भ था। लेकिन इस नाम के पीछे एक बहुत ही गंभीर चिंता थी। आखिर आक्रमण के ठीक 3 दिन बाद ही क्यों? खैर, इसका जवाब आपको चौंका देगा। पिछले 3 दिनों में रूस को एहसास हुआ कि उसने एक गंभीर रणनीतिक भूल की है। मैं सिर्फ यूक्रेन के युद्ध की ही बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और भी बड़ा होने की बात कर रहा हूं। देखिए, जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया, तो उन्हें अपनी लगभग सारी जासूसी और खुफिया संसाधन यूक्रेनी मोर्चे पर लगाने पड़े। और आपको अंदाजा हो, सिर्फ 2023 में ही यूक्रेन ने अपने क्षेत्र में 47 रूसी जासूसी नेटवर्क का पता लगाया। इसका मतलब है कि लगभग सभी रूसी जासूस यूक्रेन पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए थे, जिससे खुद रूस मॉस्को से 4000 किलोमीटर दूर असुरक्षित रह गया। और चीन, ठीक है, उन्होंने इस स्वर्णिम अवसर को पहचाना। जून 2024 में एफएसबी के अति गोपनीय दस्तावेज, एक समूह जिसे एरिस लीक्स कहा जाता है, के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लीक हो गए। दस्तावेजों का खुलासा सचमुच चौंकाने वाला है। ये दिखाते हैं कि मीडिया में जो दोस्ती का नाटक हमें दिखता है, उसके पीछे एक बिल्कुल अलग हकीकत छुपी हुई है। आंतरिक दस्तावेजों में खुद रूसी खुफिया एजेंसियां चीन को साझेदार नहीं, बल्कि दुश्मन और रूसी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में संदर्भित करते हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इन दस्तावेजों का विश्लेषण किया और उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से इनकी सच्चाई की पुष्टि की। हम किसी साजिश सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम रूसी सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस समय आप अपना सिर खुजा सकते हैं और सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे? अगर वे इतने अच्छे दोस्त हैं, तो एफएसबी चीन से ही खुद की सुरक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम क्यों बनाएगा? जवाब उस महत्वपूर्ण दिन में छिपा है जो चीन ने पुतिन के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद किया था, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था।
इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, चीनी रक्षा कंपनियों के अधिकारियों और चीनी खुफिया एजेंसियों से जुड़े संस्थानों के लोगों की बाढ़ रूस पहुंचने लगी। ये लोग न तो पर्यटक थे, न ही आम निवेशक, बल्कि ये व्यापारी के भेष में जासूस थे। इनका मकसद बहुत खास था। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के दस्तावेजों के मुताबिक चीन ड्रोन के इस्तेमाल से लड़ाई के तरीके, सैन्य सॉफ्टवेयर के आधुनिकीकरण और सबसे अहम पश्चिमी देशों के नए हथियारों से लड़ने के तरीकों में दिलचस्पी रखता था। संक्षेप में, चीन यूक्रेन युद्ध को नाटो की सैन्य तकनीक का अध्ययन करने के लिए एक बड़ी प्रयोगशाला की तरह उपयोग कर रहा था। इस रणनीति की प्रतिभा के बारे में सोचिए। जब रूस यूक्रेन में पश्चिमी हथियारों के खिलाफ लड़ते हुए थक रहा था, चीन उन्हीं हथियारों के बारे में दूसरी हाथ की जानकारी इकट्ठा कर रहा था, बिना सीधे टकराव में पड़े। यह ऐसा था जैसे अमेरिका और यूरोप के सैन्य रहस्यों तक पिछले दरवाजे से पहुंच मिल गई हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चीन विशेष रूप से विमानन से जुड़ी जानकारी में रुचि रखता था, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वे हमेशा रूस से पीछे रहे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि चीन रूस के विमान कारखानों के पूर्व कर्मचारियों और वर्तमान नाराज कर्मचारियों को नौकरी दे रहा था, जो रूसी सरकार द्वारा सैन्य कार्यक्रमों में की गई कटौती से नाखुश थे। अब अगर आपको सैन्य विषय पसंद है, तो आप पहले से जानते होंगे कि चीन का पश्चिमी सैन्य तकनीक की नकल करने का एक निर्विवाद इतिहास है। कोई उदाहरण चाहिए? 2015 में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने बताया कि चीनी सैन्य आधुनिकीकरण का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी हथियार प्रणालियों की नकल करके हुआ। दिग्गज लड़ाकू विमान F-35 और मानव रहित लड़ाकू वाहन X-40 7B के लगभग एक जैसे चीनी समकक्ष है। अब वे वही काम रूसी तकनीक के साथ कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से नाटो के हथियारों के साथ भी, जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। परंतु यहां जो इसे और दिलचस्प बनाता है वह यह है, रैंड, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था है और मुख्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र में शोध करती है, ने फरवरी 2025 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सुझाव दिया गया कि चीन सैन्य रूप से उतना तैयार नहीं है जितना वह दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने प्रशिक्षण का 40% समय राजनीतिक मामलों में खर्च करती है, न कि असली सैन्य तैयारी में। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह है कि चीन जानता है कि उसे इस कमजोरी की भरपाई करने के लिए दूसरे देशों की तकनीक की नकल करनी पड़ती है, अगर सीधे न कहे तो। चीनी ऑपरेशन का दूसरा मोर्चा अधिक साहसी है, उस पर अब ध्यान देते हैं। चीन और रूस के बीच 4207 किलोमीटर लंबी सीमा है। यहां एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। चीनी राष्ट्रवादी लंबे समय से 19वीं सदी की उस संधि से नाराज है जिससे रूस ने चीन के कुछ हिस्से हथिया लिए, जो आज व्लादिवोस्तोक का भाग है। परिस्थितियां और भी बिगड़ जाती हैं। अगस्त 2023 में चीन ने एक आधिकारिक राष्ट्रीय मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें रूसी सुदूर पूर्व के कई स्थानों के लिए रूसी नामों की जगह चीनी नामों का इस्तेमाल किया गया। यदि यह पुतिन के लिए सीधा संदेश नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि सीधे संदेश किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीन यह संकेत दे रहा है कि वह उन खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने में रुचि रख सकता है। यह एक ऐसा पैटर्न है जो हम ताइवान जैसी अन्य जगहों पर भी देखते हैं। अब FSB के दस्तावेजों पर वापस आते हैं। वे यह भी बताते हैं कि चीनी विद्वान अब रूसी सुदूर पूर्व में प्राचीन चीनी लोगों के प्रमाण खोज रहे हैं, ताकि किसी भी खोज का इस्तेमाल
इन क्षेत्रों में स्थानीय राय को प्रभावित करने के लिए किया जा सके। यह वही रणनीति है जो पुतिन ने यूक्रेन में इस्तेमाल की थी, ऐतिहासिक कारणों का हवाला देकर क्षेत्रीय आक्रमण को सही ठहराने हेतु। मैदान में बन गए। मैंने कई बार कहा है कि मैं मानता हूं कि रूसी और यूक्रेनी लोग वास्तव में एक ही लोग हैं। इस मायने में पूरी यूक्रेन हमारी है, बिना कोई शक नहीं। यहां विडंबना बहुत जबरदस्त है। पुतिन स्वयं उस रणनीति का शिकार बन रहे हैं जिसका वह अन्य देशों के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। जिस तरह पुतिन दावा करते हैं कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं, उसी तरह अब चीन भी यह दावा करना शुरू कर सकता है कि रूस के कुछ क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से चीनी है। आपको यह समझाने के लिए कि चीन रणनीतिक रूप से कैसे सोचता है, देखें कि वे दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को कैसे सही ठहराते हैं। वे अपने दावों को किन राजवंश पर आधारित करते हैं जिसने ईसा के बाद 221 से 206 के बीच शासन किया था। वे अपने हजारों साल पुराने इतिहास का इस्तेमाल आधुनिक क्षेत्रीय विस्तार को सही ठहराने के लिए करते हैं। लेकिन शायद चीन की सबसे चतुर चाल तीसरे मोर्चे पर है, यानी आर्कटिक में। हम यहां जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो इन देशों के लिए खरबों की संभावनाएं पैदा कर रहा है। ऐसा इसलिए है कि स्किशियन ऐसी है क्योंकि आर्कटिक में 80 के दशक से बर्फ की मात्रा 70% कम हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी तरह से बर्फ रहित पहला दिन 2030 से पहले आ सकता है, और यह नई व्यापारिक मार्ग खोल रहा है जो विश्व व्यापार में क्रांति ला सकते हैं। नॉर्थ सी रूट जो रूसी तट के साथ चलता है सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन तट के साथ नॉर्थ वेस्ट पैसेज और ट्रांसपोलर रूट भी है। लिक्टेनस्टाइन रूट भी है जो नॉर्थ पोल से होकर गुजरता है। इनमें से कोई भी रूट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच की यात्रा को काफी कम कर सकता है, जिससे अरबों डॉलर का व्यापार हो सकता है। रूस इन रास्तों को नियंत्रित करना चाहता है। पुतिन आर्कटिक को प्रतिबंधों के कारण हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए एक सुनहरा मौका मानते हैं। नई मछली पकड़ने के अवसर सामने आ रहे हैं, जैसे अटलांटिक कॉड प्रजातियां बर्फ पिघलने के साथ बेरिंग और बारेंट्स सागर की ओर जा रही है। लेकिन यहां एक मुद्दा है जो रूस के लिए समस्या बन गया है, पश्चिमी प्रतिबंध। ये प्रतिबंध रूस के लिए आर्कटिक में बुनियादी ढांचा बनाए रखना और मुश्किल बना रहे हैं। अंदाजा लगाइए कौन मदद करने आगे आ रहा है। इस ठोस उदाहरण को देखिए। रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस कंपनी नोवाटेक को पहले ही एक बड़े आर्कटिक परियोजना में मदद के लिए अमेरिकी कंपनी बेकर ह्यूजेस की जगह एक चीनी कंपनी को लेना पड़ा है। चीन न केवल सहायता कर रहा है बल्कि धीरे धीरे नियंत्रण भी हासिल कर रहा है। एफएसबी के दस्तावेजों में चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधों का आर्थिक प्रभाव रूस के लिए मौजूदा आर्कटिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखना और भी कठिन बना सकता है। चीन इस बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त देश है। चीन अपने आर्थिक शक्ति का उपयोग करके रूस को बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के माध्यम से कर्ज में डाल सकता है, जिससे उसे उभरते व्यापार मार्गों पर प्रभाव मिल जाएगा जिन्हें रूस अकेले नियंत्रित करना पसंद करता। और इस पूरी कहानी का मुख्य बिंदु यही है, पुतिन एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। एफएसबी के अपने ही दस्तावेज मानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन का समर्थन खो देना उस चीज का सीधे सामना करने से भी बुरा होगा जो चीन रूस को अंदर से कमजोर करने के लिए कर रहा है। सोचिए उस असंभव स्थिति के बारे में जिसमें पुतिन फंसे हुए हैं। अगर वह जासूसी के मामले में चीन का सामना करते हैं तो वह अपने एकमात्र बड़े सहयोगी को खो देंगे। अगर वह कुछ नहीं करते तो चीन रूसी सैन्य रहस्य चुराता रहेगा, क्षेत्रीय दावे तैयार करता रहेगा और रणनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करता रहेगा। इसी बीच आर्थिक रूप से चीन रूसी निराशा से भारी मुनाफा कमाता जा रहा है। हां, चीन रूसी तेल खरीदता है, लेकिन बाजार मूल्य से काफी कम दामों पर। साल 2023 में चीन ने पश्चिमी प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए रियायती दामों पर रूसी और ईरानी तेल खरीदकर $10 अरब से भी ज्यादा की बचत की।
नवंबर 2024 में अकेले चीन रूसी जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा खरीदार था, जो कुल बिक्री का 40% था, और पुतिन को $5.71 अरब भेजा। अब रुककर सोचिए, चीन इन ईंधनों के लिए सामान्य बाजार स्थितियों की तुलना में कम कीमत चुका रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस चीन को अपना सबसे बड़ा तेल ग्राहक बनाकर पैसे गंवा रहा है। चीन भी रूस को रणनीतिक सामग्री बेचता है, जैसे कि जर्मेनियम, एंटीमनी और गैलियम, जो ड्रोन और मिसाइल बनाने के लिए जरूरी है। इसी समय चीन ने दिसंबर 2024 में इन्हीं सामग्रियों की बिक्री संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रतिबंधित कर दी, यह कहते हुए कि इन सामग्रियों का सैन्य उपयोग हो सकता है। लेकिन रूस का क्या? उनके लिए बेचना कोई समस्या नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप इससे मुनाफा कमा रहे हैं। इस बीच कई चीनी सरकारी कंपनियों ने पहले ही रूसी तेल की खरीद कम कर दी है। पश्चिमी द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी के कारण रूस और चीन के बीच का रिश्ता जितना दिखता है, उससे काफी कमजोर है। पैसा चीन को रूस से दूर ले जाने के लिए काफी है, जब भी उसे आवश्यक लगता है। अमेरिकी विदेश संबंध परिषद ने रूस के प्रति चीन के रवैये का विवरण दिया, बेहद सटीक ढंग से। चीनी नेता रूस को एक लेन देन वाली रणनीतिक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक भावनात्मक संबंध के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि चीन रूस पर किसी भी गहरे स्तर पर भरोसा नहीं करता है, और वह अभी रूस के साथ केवल इसलिए लेन देन कर रहा है क्योंकि पुतिन के व्यापक उद्देश्य लगभग चीन के उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं। यह उनकी स्वयं कही गई सीमाहीन साझेदारी से काफी दूर है। आखिरकार चीन आर्थिक शोषण के जरिए रूस को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर रहा है। वहीं दूसरी ओर वह रूस के रहस्य चुराकर सैन्य रूप से खुद को मजबूत कर रहा है और भविष्य में क्षेत्रीय दावों के लिए जमीन तैयार कर रहा है। चीन मध्य एशिया में सॉफ्ट पावर हासिल करने के लिए एक नई रणनीति विकसित कर रहा है, जिसकी शुरुआत उज्बेकिस्तान से हो रही है। ये देश पहले सोवियत प्रभाव क्षेत्र में थे, जिन्हें पुतिन वापस पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही है पुतिन और शी जिनपिंग की असीम साझेदारी के पीछे की असली हकीकत। चीन रूस ने बिना गोली चलाए देश पर कब्जा करने का तरीका ढूंढ लिया है। वह पुतिन की जंग को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जो एक गठबंधन होना चाहिए था, उसे एक ऐसी निर्भरता में बदल रहा है जहां चीन शिकारी है और रूस शिकार। पश्चिमी देशों के लिए यह उतना ही चिंताजनक होना चाहिए जितना कि एक सीख। चिंताजनक इसलिए क्योंकि रूसी और पश्चिमी सैन्य तकनीक से मजबूत हुआ चीन और भी बड़ा खतरा बन सकता है। एक सीख इसलिए क्योंकि यह दिखाता है कि चीन कैसे काम करता है, धैर्यपूर्वक, रणनीतिक रूप से, हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचते हुए। अगली बार जब आप पुतिन और शी को कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए देखें, तो इसे याद रखें, उन मुस्कानों के पीछे एक बहुत ही जटिल खेल खेला जा रहा है। और इस खेल में क्या आपको लगता है कि पुतिन एक खिलाड़ी है या सिर्फ एक मोहरा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको मौजूदा भू राजनीतिक वास्तविकता को समझने में मदद की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी यह समझने की जरूरत है कि दुनिया में असल में क्या हो रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।